नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। एमपीपीएससी प्री 2022 का ये 5th क्लास है हमारा। इसके पहले 4 वीडियोस बन चुके हैं, वो आपके प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पर। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में परमाणु संरचना के अंतर्गत क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटम संख्या का मतलब समझने की कोशिश करें। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा, 2 शब्द हैं, स्थिति एवं ऊर्जा, स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं और यह मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है और इसका मान 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसके द्वारा मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान 0 को छोड़कर के कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक, नंबर 2 होती है दिगंशी, दिगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, इसे हम प्रदर्शित करते हैं L से और यह कक्ष को व्यक्त करती है यानी कि ऑर्बिट को। ठीक, और इसका मान n के मान के ऊपर निर्भर करता है, 0 से n-1 तक इसका मान होता है। इसका जो मान होता है 0 से n-1 तक होता है। जैसे यदि n बराबर 1 यानी प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर की मैं बात करता हूं, प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो L का मान होता है 0 और 1-1 यानी फिर 0 ही आएगा। इसे हम बोलते हैं S कक्ष, यानी अगर L बराबर 0 है तो ये S कक्ष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि n बराबर 2, इसका अर्थ होता है द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर, द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर होगा तो उसके लिए L का मान क्या होगा, L का मान एक तो होगा 0 से n-1, n की जगह 2 रख दो, 2 - 1 कितना होता है 1। यानी द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में 2 कक्ष होते हैं, एक होता है 0 यानी कि S और एक होता है 1 यानी कि P कक्ष। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तृतीय क्वांटम संख्या आती है, अपने n बराबर 3 के लिए निकाल लेते पहले। यदि n बराबर 3 तो L का मान क्या होगा 0 से n-1 यानी कि 3-1 करेंगे 2 आएगा, यानी 0 1 और 2। अगर L 0 है तो इसका अर्थ होता है S कक्ष को व्यक्त करेगा, L का मान 1 है तो इसका अर्थ होता है P कक्ष को व्यक्त करेगा और L का मान अगर 2 आ जाए तो इसे बोलते हैं D कक्ष या D उपकोष भी बोल सकते हैं। हम चाहे तो कक्ष बोले या हम चाहे तो उपकोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि n बराबर 4 है तो क्या होगा, L के मान होंगे 4, एक तो होगा 0 और एक 4-1 यानी 3 तक जाना पड़ेगा, यानी 0 1 2 और 3।
अगर एल का मान 0 है तो मैंने आपको बताया था एस कक्ष या एस उपकोष, एल का मान 1 है पी उपकोष, एल का मान 2 है डी उपकोष और 3 है तो इसको बोलते हैं एफ उपकोष। एफ उपकोष बोलो या कक्ष बोलो, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये हुई हमारी द्विवंशी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम दर्शाते हैं एम्स के द्वारा और इसके द्वारा कक्षक को व्यक्त किया जाता है। कक्षक, ये था कक्ष यानी ऑर्बिट, यह है कक्षक यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका जो मान होता है वो एल के मान के ऊपर निर्भर करता है, -L से 0 और 0 से +L तक इसका मान होता है। -L से स्टार्ट होंगे 0 से जाएंगे हम +L तक इसका मान होता है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार उस द्विगंशी को एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर चुंबकीय को क्लियर करते हैं। देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्ष को व्यक्त करती है यानी कि उपकोषों को व्यक्त करती है। अगर इसका जो मान देखा जाए तो वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, ठीक। जैसे मैंने यदि n का मान 1 लिया, n का मान 1 लेना यानी प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर में कितने उपकोष होते हैं, जब हमसे ये पूछा जाए तो हमने एल का मान देखा कितना आया 0, यानी एक ही मान मिला ना। इसका मतलब प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर में एक ही उपकोष होता है जिसका नाम एस है। क्लियर। यदि n बराबर 2 है, n बराबर 2 मतलब द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर। द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में कितने उपकोष होते हैं, तो मैंने एल के मान देखे कितने हुए, 0 से 2 - 1 यानी 1 तक 2 मान मुझे मिले। इसका मतलब ये हुआ द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में 2 उपकोष होते हैं, एक S और एक होता है P। अगर n का मान 3 लिया तो L के 3 मान मिलेंगे, 0, 1 और 2, 0S 1P, 2 को बोलते हैं D। इसका मतलब तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर में 3 उपकोष होते हैं, S, P और D। n बराबर 4 हो तो L के मान 4 प्राप्त होंगे, 0, 1, 2 और 3। इसका मतलब यह हुआ कि चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर में 4 उपकोष होते हैं, S, P, D और 3 के लिए F, ठीक। यानी जितना मुख्य ऊर्जा स्तर का मान है उसमें उतने ही उपकोष होते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर का मान 1 है तो उपकोषों की संख्या 1, मुख्य ऊर्जा स्तर का मान 2 है तो उपकोषों की संख्या 2, मुख्य ऊर्जा स्तर तृतीय है तो उपकोषों की संख्या 3, मुख्य ऊर्जा स्तर चतुर्थ है तो उपकोषों की संख्या 4, S, P, D, F। क्लियर। अब इन उपकोषों में होते हैं कक्षक। कक्षक को कौन व्यक्त करेगा, तो कक्षक को व्यक्त करेगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, तो मैंने लिखा चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है -L से स्टार्ट होता है 0 और 0 से जाता है +L तक जाता है। कैसे होगा इसमें उसको देख लेते हैं जरा। जैसे यदि मुझसे पूछा जाए कि S उपकोष में कितने कक्षक हैं, S उपकोष के लिए कितने कक्षक होते हैं, तो S के लिए L का मान कितना होता है, L होता है 0, इसलिए M का मान क्या होगा -0, 0 + 0, मतलब कुल मिला के 0 ही है ना भाई। 0 में माइनस क्या होता है और प्लस क्या होता है 0 ही है। इसका मतलब M का मान क्या मिलेगा 0। इसका यह अर्थ हुआ कि S उपकोष में M का एक ही मान मिला, इसका मतलब S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, ठीक। मुझसे बोला जाए P उपकोष की क्या पोजीशन है भैया, इसमें कितने कक्षक होते हैं, तो P उपकोष के लिए L का मान होता है 1, कितना होता है 1, इसलिए M के कितने मान होंगे -L यानी कि -1 से 0 यानी 0, फिर 0 से +L, +L का मतलब +1। कितने मान मिले भैया, 3 मान मिल गए। इसका मतलब यह हुआ कि P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इनके नाम होते हैं Px, Py और Pz, ठीक है। तो P उपकोष में 3 कक्षक हैं, Px, Py और Pz। हमसे पूछा जाए D उपकोष में कितने कक्षक हैं, D उपकोष में कितने कक्षक हैं,
तो डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2 होता है। इसलिए m बराबर कितना, माइनस एल से 0 यानी -2 से -1 और फिर आएगा 0 से जाओ कहां तक, प्लस एल तक, प्लस एल का मतलब +2 तक जाओ, +1 और +2 संख्या रेखा के हिसाब से लिख देना है। अब मुझे कितने मान दिख रहे हैं, डी उपकोष के लिए m के 5 मान दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब यह हुआ कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये मान होते हैं डी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के। ठीक है, कट तो नहीं रहा, इसको एक बार देख लें जरा आप लोग। ये मान मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं आपके लिए एक बार और। m के मान हो जाएंगे -2 -1 0 +1 +2। -2 मान डी एक्स वाई के लिए, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये होते हैं डी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के मान। 5 मान होते हैं और इनके नाम क्या क्या है मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार अगर मुझसे कोई पूछेगा कि F उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, तो आप जरा दिमाग लगाओ। S में कितना था, 1। P उपकोष में कितने कक्षक थे, 3। 3 के बाद D में कितने आए, 5। तो F में कितने आएंगे, 7। तो हमें समझ में आ गया है S में कक्षक होते हैं 1, P में कक्षकों की संख्या होती है 3, D में कक्षकों की संख्या होती है 5 और F में कक्षकों की संख्या होती है 7। क्लियर, ये बात समझ में आ जाती है। और एक बात और नोट कर लो, हर एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। कैसे नहीं आएंगे, आगे वाले नियम से मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गए आपके क्वांटम संख्याएं, हो गई 3। अब चौथी क्वांटम संख्या पे आते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। चतुर्थ नंबर पे जो क्वांटम संख्या आती है उसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या नाम है उसका, चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या व्यक्त करती है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए जरा, ये लिखा मैंने 4th नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या व्यक्त करती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को व्यक्त करती है, यानी चक्रण को व्यक्त करती है। अब ये चक्रण क्या चीज है भैया, चक्रण का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये चीज बताने के लिए इस क्वांटम संख्या की हमें आवश्यकता होती है। 2 चीजें हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए एस के इसको एस से व्यक्त करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को, और ये चक्रण को व्यक्त करती है। और इसके 2 मान होते हैं, या तो +1/2 जिसे हम अपर एरो से बताएंगे, या फिर होता है -1/2 जिसे हम डाउन एरो से व्यक्त करेंगे। क्लियर, चक्रण क्वांटम संख्या एस से व्यक्त होगी, एस के 2 मान होंगे, +1/2 -1/2, एक को अपर एरो से एक को डाउन एरो से हम व्यक्त करते हैं। यह बात थी आपके क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड। अब अगली नियम की ओर चलते हैं, जो कि है पाउली का अपवर्जन नियम। अब कुछ नियम पढ़ेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहला नियम हम पढ़ रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम। क्या पढ़ रहे हैं, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम। यह पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी परमाणु में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं हो सकते हैं जिनके चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो। यह कहता है पाउली का अपवर्जन नियम कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम हो, चारों क्वांटम संख्याओं के मान
समान हो, चारों क्वांटम संख्या के समान हो, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, नहीं होते। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम उनकी क्वांटम संख्याएं लिखें तो उन क्वांटम संख्याओं में जरूर, अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो जाए तो चौथी क्वांटम संख्या जरूर भिन्न होगी, यानी अलग होगी। यह कहता है पाउली का अपवर्जन नियम। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो इसका रिजल्ट आप नोट कर लें कि पाउली के अपवर्जन नियम का रिजल्ट यह आता है कि एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होंगे जिनके चक्रण परस्पर विपरीत हो। जैसे एक कक्षक है तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण अपर तो दूसरे का होगा डाउन, यानी एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है जिनके चक्रण सेम दिशा में हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, और ना ही एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी मिलेंगे। ठीक है, यह है आपके पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन नियम के बाद अगले नियम की ओर चलते हैं, तो यह कहता है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। अगला आता है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। यह क्या कहता है? हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम, हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। अब ये हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम क्या कहता है? हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम यह कहता है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम देखें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनेगा, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। क्या मतलब है इसका? कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जैसे मान लेते हैं हमारे पास p उपकोष है। क्या है? p उपकोष है। अभी हमने देखा कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ये 3 कक्षक मैंने बना दिए। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो मैं एक कक्षक में भर दूंगा, पहले वाले में भर दी। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं क्या करता? क्या मैं यहीं भर दूं दोनों को और इन दोनों खाली कर दूं? नहीं, इसी बात के लिए मना करता है हुंड। हुंड कहता है किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जब तक इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भर सकते, इसको भरना पड़ेगा यहां। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं क्या करता? क्या मैं ऐसा कर दूं, 2 यहां भर दूं और 1 यहां भर दूं? नहीं भैया नहीं, हुंड की आत्मा कलबलाएगी, उसकी कब्रें हिलेंगी। क्यों? आप नियम का सत्यानाश कर बैठे हो। क्या बोल रहा है बेचारा? बोल रहा है वो कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। अब ये तो है बेचारा खाली, ने आप इसी को पकड़ा रहे हो एक और, ये इसको मत दो भैया, इसको दो। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता? अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं पहले इसको 1 देता, फिर इसको 1 देता, फिर इसको 1 देता, 3 हो गए। समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना? हाँ, तो अब जोड़ा बन सकता है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। और अगर n बराबर होते मेरे पास 5 तो मैं कैसे भरता? 1 2 3, ये चौथा और ये बोलता 5वां। और अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं उनको इस तरीके से भरता, 1 2 3 4 5 और ये होता 6ठा। ये था आपके हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम। ठीक, किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। क्लियर? अब चलते हैं आगे की ओर। अगला नियम आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील सूक्ष्म कण की किसी क्षण स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। फिर से सुनना, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील सूक्ष्म कण की किसी क्षण स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। यानी अगर एक को निश्चितता से निर्धारित कर दिया जाए तो दूसरे का निर्धारण असंभव हो जाता है। ध्यान से सुनना एक बार और, क्या कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? तो दो चीजों पे फोकस करता है। आप चाहे तो इसको लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको। यह कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील सूक्ष्म कण की किसी क्षण स्थिति एवं संवेग का, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील सूक्ष्म कण की किसी क्षण स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। स्थिति और संवेग, ये बात याद रख लो आप केवल। स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। यानी अगर स्थिति को निश्चित करोगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और अगर संवेग को निश्चित करोगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। इतना सा काम है हाइजेनबर्ग का। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट लॉ की ओर चलते हैं, वो है आपका अफबाउ नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अफबाउ नियम, अफबाउ नियम, अफबाउ नियम, या फिर कहीं जगह अफबो भी लिखा रहता है, तो आप घबराना मत, अफबो लिख दे, अफबाउ लिख दे। ठीक, ये जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। क्या अर्थ होता है इसका? बनाना या फिर निर्माण करना। अब क्या बनाएंगे भैया अफबाउ नियम से? क्या बनाएंगे, क्या निर्माण करेंगे? तो अफबाउ नियम की सहायता से हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे कैसे? ठीक, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपके लिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s। छोटा बना देता हूं मैं, आप इसी से कई सारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। वापस से सुन लो, अफबाउ नियम क्या कहता है? तो अफबाउ मैंने कहा जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना या फिर निर्माण करना। अब बनाना या निर्माण करना किसका? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, यानी कौन से उपकोष में कितने कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस बात की जानकारी अफबाउ नियम से मिल जाती है। यह कहता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार भरते हैं। यानी सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक भरते जाएंगे। यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार भरे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s कक्षक में भरेगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p उपकोष, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s। जो मैंने ये एरो लगाए हैं, इस एरो के अकॉर्डिंग पीछे से आपको आगे की ओर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये काम है किसका? अफबाउ नियम का। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सिद्धांत। आगे की जानकारी के लिए अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।